सर आपने इंटरव्यू की बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बात कही कि 1857 के रेवोल्यूशन में ये जितने भी रेवोल्यूशनरी थे ये फिर जाके पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास, और इनको ये नहीं लग रहा था कि भाई हिंदू मुस्लिम कोई चीज़ ही नहीं थी, तो उनको सी इसका सर दूसरा ओपिनियन ये भी है क्या उस वक्त सीन ऐसा था कि हम इतने ज़्यादा गुलाम रह लिए थे कि हमारे को एक राजा की ज़रूरत तो है ही, तो कम से कम लीड करने के लिए राजा चाहिए, तो कम से कम ये मुगल राजा था, हमारा बादशाह था, इसी को कर लेते हैं। दूसरा ओपिनियन ये है क्या कि उन लोगों को ये नहीं पता था कि भाई डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि हिसार में रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, ब्रिटिश को भगा दिया, 80 दिन तक हिसार खाली पड़ा रहा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ, 82 दिन के बाद दोबारा वहाँ पे आए अंग्रेज और उन्होंने रूल कर लिया। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है मेरे। देखो ये अ, मध्यकालीन भारत में मतलब अंग्रेज़ों के टाइम तक ये कहना कि हर जगह सिर्फ मुस्लिम राजा थे ठीक नहीं है। नहीं सर, मैं बहुत मुस्लिम बहुत की जगह बात, हिंदू भी थे। मैं सिर्फ राजा की बात कर रहा हाँ, हूँ। तो वो बहादुर शाह के पास ना जाके किसी दूसरे राजा के पास चले जाते जो हिंदू राजा। उस एरा का उस उस इरा में भी स्टेचर का आदमी तो नहीं उस था स्टेचर का बहादुर शाह भी खत्म हो चुके थे उस वक्त। क्या स्टेचर था उनका? सर, हैं? पर सिंबॉलिक था, symbolic हिंदुस्तान के लोगों को तो आदत है ना राजा के तो सामने सर इस झुकाने की। सिंबॉलिक अगर आप सिंबल भी एक मुगल को एक मुस्लिम को बनाने को तैयार हो, इसका मतलब आपके दिल में हिंदू मुस्लिम जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, है ना, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इकट्ठे लड़े थे भाई, है ना, ये सोल्जर्स जो हैं दोनों। उस वक्त आप डेलिबल की किताब पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ लो, ये इशू ही नहीं था हिंदू मुस्लिम का। और ये दूसरे वाला कि भाई क्या उनको पता नहीं था कि डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वो तो है ही है डेमोक्रेसी। इसीलिए तो देखो ना, कि इंडियन के जो फिर ये जो कांग्रेस बनने के पहले के जो सारे रिवोल्ट रहे हैं, सन्यासी रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, ये 1857 का रिवोल्ट, ये नहीं है कि अंग्रेजों के खिलाफ लोग लड़े नहीं थे। कई टीपू सुल्तान का रिवोल्ट, सारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह अंग्रेजों के साथ लड़े लोग। पर उनका जो सोचने का दायरा था लड़ने का, वो पुराने जमाने का था कि इनको भगा के हम राज करेंगे। है ना। दैट्स द प्रॉब्लम आई थिंक। और ये इसीलिए तो हम कहते हैं ना, मॉडर्न नेशनल मूवमेंट को हम 1885 से गिनते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सारे देश के छोटे छोटे ग्रुप्स को मिला के, पूना सार्वजनिक सभा, ऐसे हर जगह के मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है। इनका जो अंडरस्टैंडिंग था कि हम क्या देश बनाना चाहते हैं, जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले था कि ये डेमोक्रेसी होगा। ओके। 1890 या 92 1890s में तिलक कहते हैं कि जो नेशन हम सोच रहे हैं उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। अच्छा। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर एक व्यक्ति, औरत या आदमी को इक्वल वोट होगा। सारे दुनिया में कहीं नहीं था उस वक्त। ओके। ये यूरोप में भी यूनाइटेड स्टेट्स में भी 1920, नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स में तो 1960s में सिविल राइट मूवमेंट हो रही है कि जो ब्लैक है वो मेरे पास बैठ भी सकता है कि नहीं, छोड़ो वोट तो छोड़ो। हाँ, ठीक बात। द ब्लैक गेट देयर वोट इन 60s, मतलब एक सेंचुरी बाद। हाँ। 1890s में, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत से ही जो अंडरस्टैंडिंग थी, दो क्रिटिकल थी कि हम इंडिपेंडेंट होंगे, हम प्रो पुअर होंगे, और हम डेमोक्रेसी और होंगे। मॉडर्न साइंटिफिक टेम्परमेंट, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब ही था सेक्युलर। हाँ, है ऑब्वियसली। ना, मतलब द वर्ड दैट यूज्ड टू बी यूज्ड वाज सेक्युलर डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म के साथ डेमोक्रेसी जुड़ जाता था, क्योंकि आप डेमोक्रेसी नहीं हो सकते हो अगर आप सेक्युलर नहीं हो। आप अगर कहो कि मैं तो डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूँ पर ये मुसलमानों को रहने दो, है हिंदुओं में डेमोक्रेसी रहेगी, ये तो नहीं ना हो सकता। जैसे ये हिंदू राष्ट्र का जो ये फ्रेज है, इट्स अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, मतलब एक का ऑपोजिट, दो ऑपोजिट चीजें इकट्ठी कह रहे हो। जिस देश में हर रिलीजन के लोग हैं, वहाँ पे अगर हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हो तो आप तो देश को तोड़ रहे हो, है ना। तो इसीलिए ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पे कोई भी इनको हिंदू नेशनलिस्ट नहीं कहता था। ओके। उनको हिंदू कम्युनलिस्ट कहता था। अच्छा, हिंदू कम्युनलिस्ट। क्योंकि नेशनलिज्म का शब्द तो इनके साथ जुड़ता ही नहीं है ना, क्योंकि तो नेशन को तोड़ने वाले लोग हैं। अच्छा। तो जैसे नेहरू ने साफ कहा था कि ये हिंदू नेशनलिज्म का, ये तो एंटी नेशनल है सारे, ये तो देश को तोड़ने वाले हैं।
communalism was equated with loyalism and secularism was equated with democracy. Secular democracy, communal loyalist. ओके ये एक पैराडाइम था. ये फ्रेंच स्कॉलर है क्रिस्टोफर जेफरेलॉ, बड़ा फेमस है, मोदी पे 3-4 किताबें लिखी हैं, बड़ी क्रिटिकल. तो उन्होंने ये शुरू कर दिया हिंदू नेशनलिज्म, क्योंकि विदेश में कम्युनलिज्म का उनको मतलब नहीं समझ आता है, तो वो नेशनलिज्म, और हमारे जर्नलिस्ट ने पिकअप कर लिया, अब सब हिंदू नेशनलिज्म कह रहे हैं. ये तो खुश कि इनके नाम के साथ पहली बार ही नेशनलिज्म जुड़ गया, वो पहले कोई मानता ही नहीं था. जब हम लोग स्टूडेंट थे, या जब मेरे इस बुक रिलीज में कई लोग आए जो हमारे कॉलेज और स्कूल के टाइम के लोग हैं, 50 साल पहले के लोग भी आए थे, कई नाम देख के आ गए थे. तो डिस्कशन हो रहा था कि हमारे उस टाइम पे कोई भी आदमी जो कम्युनल था ना, वो डिसेंट कंपनी में बैठने लायक नहीं था, चुप रहता था. अच्छा डिसेंट कंपनी में आप कम्युनल बात कर नहीं सकते थे, है ना. तो कम्युनलिज्म वाज अ डर्टी वर्ड. उसको आपने अब नॉर्मलाइज किया, और वो हमारी गलती है. 77 में पहले किया नेशनल लेवल पे, जनता पार्टी बनाई जिसमें आरएसएस थी, सारा कार्डर ऑफ द जेपी मूवमेंट वाज आरएसएस. तो आपने उनको एक एक्सेप्टेबिलिटी दे दी, क्रेडिबिलिटी दे दी. 1989 में फिर से किया आपने. कांग्रेस को हटाने के लिए सारे सेक्युलर पार्टीज इंक्लूडिंग लेफ्ट इकट्ठे हो गए, क्या सेइंग कि कांग्रेस इज मोर डेंजरस देन बीजेपी. तो बस बीजेपी 2 सीट से 80 पे पहुंच गई, 80 से अब छा गई. तो ये हमारी गलती है, सेक्युलर पार्टीज की गलती है कि आपने इनको स्पेस दिया. और अब सोशल मीडिया गांधी नेहरू ने इनको धकेल के कोने में कर दिया, और हमने इनको फिर से अपने सिर पे बिठा लिया है. मैं यही बात कहना चाह रहा था स्टार्टिंग से आपको, कांग्रेस वाली आप मान नहीं रहे थे. तो सिर्फ कांग्रेस नहीं है, तो सारी सेक्युलर पार्टीज का ब्लेम है.